ठीक है, तो मेरी आप बात समझे। तो आपको अलग अलग तरह के वर्क डन पे बात करनी है कि भाई हमेशा बस इतने यही थोड़ी बात करेंगे कि हम कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उधर की तरफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। मल्टीपल है हमारे पास सिचुएशंस है। अब बुक ने एनसीईआरटी ने रिजिड कर दिया एक ही सिचुएशन पे, बस क्या फॉर्मूला देखा एफ एस। उन्होंने एंगल की बात ही नहीं करी कि अलग अलग एंगल्स पे क्या बात करेंगे। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना, मैंने अभी आपको शॉर्ट में भी वर्बली बता दी है बात कि भाई फोर्स मैं लगा रहा हूँ जिधर उधर ही डिस्प्लेस हो जाए ऑब्जेक्ट, चलो थीटा 0 की है। लेकिन जिधर फोर्स लगा रहा हूँ उससे अपोजिट डायरेक्शन में भी तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो वहां उन दोनों के बीच में डायरेक्शन में कोई एक्यूट एंगल बन रहा हो सकता है कोई आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, जैसे ये मैं पुली वाला केस की बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग एंगल्स पे पॉसिबल है ना कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो सकता हो। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वो हम देखते हैं और उन दोनों डायरेक्शंस के बीच का एंगल हम देखते हैं। एंगल हम देखने के बाद फिर बता पाते हैं कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क डन किया है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आपको एंगल तो भैया बहुत इनफिनाइट हो सकते हैं एंगल, 1 डिग्री 1.1 डिग्री 1.11 डिग्री कुछ भी हो सकता है। कुछ लिमिटेड एंगल्स ही हमें पढ़नी है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180। उनकी वैल्यू मैं बता दूंगा कि cos 0 की क्या वैल्यू होती है, cos 30 की क्या वैल्यू होती है, cos 40 मतलब cos 0 का वैल्यू का मतलब अगर एंगल यहाँ 0 डिग्री हो जाए तो cos 0 हो जाएगा ना, तो उसकी कुछ वैल्यू होती है वो याद करनी होगी। ठीक है, cos 30 अगर 30 डिग्री का एंगल हुआ यहाँ पर तो उसकी कुछ वैल्यू होती होगी वो याद करनी है। तो ऐसे कुछ एंगल्स हैं जिनके cos की वैल्यू याद करनी है, वो हम यूज कर लेंगे। जस्ट एक्चुअल मीनिंग क्या है ये cos sin tan सबका, ये आप मैथमेटिक्स में सीख ही लेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर के इस साल सीख लोगे। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट ये इसे पढ़ने से आपको टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, आप हेडिंग लिखेंगे जो फॉर्मूला आपने लास्ट टाइम लिखा था ना, उसके बाद आप एक छोटी सी हेडिंग बना लीजिए, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, when theta is equals to 0 degree, when theta पता है ना सिंपल कैसे बनाना है, when theta equals to 0 डिग्री है ना, इस तरह से when theta equals to 0 डिग्री ब्रैकेट में लिख लेना, that is when the force F force F and displacement S are in the same डायरेक्शन, है ना। तो आप फर्स्ट पॉइंट बनाए व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा आपका 0 डिग्री है, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच वो क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में अगर हो रहा होगा तभी तो थीटा क्या कह पाओगे बेटा, 0 डिग्री कह पाओगे। तो इसमें डायग्राम बना लेंगे हम छोटा सा, भाई ये फोर्स किधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, इसलिए थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो रहा है। ठीक है ना, फिर लिख लेंगे here work done will be, कैसा वर्क डन होगा बेटा यहाँ पर, पॉजिटिव होगा। कैसा वर्क डन होगा बेटा यहाँ, पॉजिटिव वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। कैसे कह पा रहा हूं, तो वर्क इज डन बाय द फोर्स, तो यहां वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब वर्क इज डन बाय द फोर्स, मतलब फोर्स जिधर लगी अगर ऑब्जेक्ट उधर ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ इसका मतलब फोर्स लगाना हमारा कामयाब।
भाई आप पंजा लड़ा रहे हो, ठीक है ना, मेरे से, मैं फोर्स लगा रहा हूँ आपकी तरफ दूसरे डायरेक्शन, ठीक है, और मैंने आपका हाथ गिरा दिया, तो जिधर मैंने फोर्स लगाई वर्क डन उधर कर दिया ना मैंने, तो ये पॉजिटिव वर्क डन हुआ ना मेरा, मेरे फोर्स की वजह से मैं क्या कर पाया, वर्क डन। लेकिन आप भी तो लगा रहे थे मेरे हाथ पे फोर्स, ठीक है, आप मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहे थे कि किस लिए, कि मेरा हाथ गिरा दो, लेकिन गिरा तो पाया नहीं, ठीक है, तो आपके फोर्स की वजह से वर्क डन हो पाया क्या, नहीं हो पाया। तो अगर फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी हो गई वो चीज, तो इसका मतलब आपका फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन हो गया है। वो वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि जिधर फोर्स उधर ही आपका डिस्प्लेसमेंट। इस बात को हम फॉर्मूले से भी समझ लेंगे। देखो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, तो कॉस जीरो लिख दिया मैंने, एफ एस कॉस जीरो, ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा, एफ एस रह जाएगा, सच दैट cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। बहुत अच्छा, cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो बुक में इसलिए एफ एस दे रखा है खाली, उन्होंने बस ये पढ़ाया हुआ है थोड़ा कि भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, तो थीटा तो जीरो होता ही है उसके लिए फिर, और जब थीटा जीरो होता है तो cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, W इक्वल टू एफ एस। यानी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल ऐसा होता है ना जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि भाई एक डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है, तो आपको वहां वर्क डन के फॉर्मूले को यूज करने की बात, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो आप लगा सकते हो जब ये सिचुएशन कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस है। अगर ये सिचुएशन नहीं है ना, तो भाई आपको ये फॉर्मूला ऊपर कोस थीटा वाला लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर थीटा की कुछ ना कुछ अलग वैल्यू होगी, थीटा कोई ना कोई अलग एंगल होगा 0 डिग्री के अलावा, और फिर कोस थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो आपको खुद भी करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी हम आगे लेंगे, इसका कोई एग्जांपल बताइए, कोई पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट निकल जाए, कुछ भी एग्जांपल। हाँ कुछ कर लो चलो, तो मैं लिख देता हूं, ए बॉय पुल्स एन ऑब्जेक्ट, लेट्स से पेन, टुवर्ड्स हिमसेल्फ। इसमें तो बच्चे कितनी एग्जांपल बना लोगे, ठीक है ना, तो आप कहीं सपोज इसमें ये एग्जांपल बना लो कि टग ऑफ वार गेम खेल रही है, तो जो टीम जीत रही है उसने अपनी तरफ फोर्स लगा रखा था और उसने दूसरी टीम को अपनी तरफ पुल कर लिया, तो उन्होंने फोर्स खींच रखा था, पुल कर रखा था अपनी तरफ, और दूसरी टीम पुल हो गई उनकी तरफ फोर्स लगाने से, तो कैसा वर्कडन हुआ, ये पॉजिटिव वर्कडन हुआ ना, कि अपनी तरफ टग ऑफ वार गेम में फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, और दूसरी टीम को आपने खींच भी लिया अपनी डायरेक्शन में, जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर ही खींच भी लिया, तो कैसा वर्कडन किया जीतने वाली टीम ने, टग ऑफ वार गेम में जीतने वाली टीम कैसा वर्क डन कर रही है, और हारने वाली टीम नेगेटिव। वो फोर्स तो वो भी तो खींच ही रहे होंगे ना अपनी तरफ, लेकिन अपनी तरफ वो खींच नहीं पाए, उल्टा चले गए, खींच तो इधर रहे थे चले गए दूसरी तरफ, तो वो कैसा हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया, वो खींच अपनी तरफ रहे थे चले गए दूसरी तरफ, तो कैसा वर्क डन, नेगेटिव। अभी तो थ्योरेटिकली सोच रहे हो, फॉर्मूला वाइज बताओ। तो ये तो अभी एक पार्ट हुआ, दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो एग्जांपल आप अपने आप बना सकते हो अगर आप समझ ले कंसेप्ट को। दूसरे पे चलते हैं भैया, when थीटा इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, थीटा कब 180 होगा बच्चे, जब फोर्स जो लगाई जा रही है बेटा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो एक दूसरे का बेटा, अपोजिट हो, डिस्प्लेसमेंट एस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें हो बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगा रहे हैं इधर और वो भैया जा रहे हैं अपोजिट, आप कह रहे हैं सही दिशा में जाओ और वो हम कह रहे हैं उल्टा दिशा में जाओ, फोर्स लग रहा है इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पंजे वाला एग्जांपल लिया मैंने आपका, आर्म रेसलिंग टग ऑफ वार का एग्जांपल लिया, टग ऑफ वार गेम में हारने वाली टीम, टग ऑफ वार गेम में हारने वाली टीम, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्कडन क्या होने वाला है बच्चे, विल बी नेगेटिव, वर्कडन यहाँ नेगेटिव होने वाला है,
क्योंकि यहाँ बेटा थीटा कितना है 180 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाएं एफ एस कोस 180 डिग्री, बेटा कोस 180 डिग्री कितना होता है माइनस 1, सच दैट कोस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1 होती है बेटा कोस 180 डिग्री की वैल्यू। तो आप क्या हो जाएगा फॉर्मूला W का माइनस एफ एस। आगे ना नेगेटिव वर्क डन हुआ या नहीं हुआ, नेगेटिव वर्क डन बिल्कुल हुआ। तो आप इसे एक इनका कंबाइन एग्जांपल बना सकते हैं कि भाई आपकी ठीक है ये एक रस्सी है, ठीक है इसने पकड़ी हुई है, और एक इसे भी बना लो यहाँ पर, ठीक है तो हम कह रहे हैं कि ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ फोर्स कर रहा है। ये ए ऑब्जेक्ट ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, ये अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है। किसे जिताओगे, ए को बी को? हाँ ए को जिताना, अब बी को जिताना। हाँ बी अच्छा है, थोड़ा हेल्दी भी लग रहा है, देखो लंबा भी। तो ये आपका फोर्स अपनी तरफ लगा रहा है, जीतने के लिए तो दोनों अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे ना। ये बीच में रॉक है, तो भाई हमने मान लिया कि ये डिस्प्लेस इधर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर की तरफ हुआ, बी की तरफ, ठीक है इधर की तरफ डिस्प्लेस हुआ, बी की तरफ डिस्प्लेस हुआ। तो बताइए किसके लिए पॉजिटिव वर्क डन है, किसके लिए नेगेटिव वर्क डन? तो बी के लिए थीटा 0 डिग्री बैठ रहा है, तो वर्क डन क्या है प्लस एफ एस, है ना, क्योंकि कोस 0 लगेगा तो एफ एस पॉजिटिव वर्क डन होगा। ये फोर्स तो इधर लग रहा है और ये डिस्प्लेस अलग हो रहा है, तो थीटा इसके लिए कितना हो रहा है, ए के लिए 180 डिग्री हो रहा है थीटा, वर्क डन इसके लिए क्या आने वाला है माइनस नेगेटिव का। नहीं यही बात समझ में आ गई? तो ये भी अपनी तरफ टग ऑफ वार गेम है, तो दोनों अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन खींच एक्चुअल में ये पाया बी वाला, तो आपका बी वाला अपनी तरफ खींच पाया, तो इसकी फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई, तो थीटा 0 होते ही पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन ये भी तो अपनी तरफ ही खींच रहा था, लेकिन बचा रहा डिस्प्लेस इधर हो गया, ये 180 डिग्री का हो गया यहाँ पर एंगल डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, तो थीटा 180 होते ही इसके रिस्पेक्ट में क्या वर्क डन हो गया। तो बस इतनी बहुत है, और चित्रकला चाहिए, आर्म रेसलिंग भी दिखाऊं, दिखानी आर्म रेसलिंग, इससे ज्यादा नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे ड्राइंग। अरे इनका मुंह तो बनाया नहीं यार, मेरा वैसे बनाई बहुत सारी चीजें देखी लेकिन इतना बहुत है समझने के लिए, ठीक। तो आपको समझ में आ गया ये कुल मिला के, पक्का क्लियर हो गया? तो नोट कर लो ये, जैसा भी है पढ़ लो ना, मतलब बनाने का मन है नहीं, वो क्लियर हो जाती है इन चीजों से। आप बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं बना रहे तो भी ठीक, पेपर में बना के आओगे टीचर खुश हो जाएगा। हाँ ऐसा अतरंगी एग्जांपल कौन देगा बताओ मेरे अलावा और आपके अलावा, बताओ लक्ष्य, टीचर खुश नहीं हो जाएगा? क्लियर कट वो कहेगा बच्चे को डिटेल, मतलब बारीकी से कंसेप्ट की नॉलेज है, नहीं है क्या? तो पॉइंट बनाते हैं, रब करते हैं ऊपर वाला। फर्स्ट पार्ट तो हो गया ना सभी का, फर्स्ट पार्ट हो गया। बना लेना चाहिए भाई, इसका एग्जांपल तो लिख लो, एग्जांपल नहीं लिखना इसके लिए मैंने कोई एग्जांपल तो बताओ। चलो एक टग ऑफ वार को ले लिया मैंने, ये खुद भी बना लोगे आप भी लिख सकते हो। टग ऑफ वार गेम द टीम विच इज लूजिंग द मैच, है ना, जो आपका लूज कर रही है मैच, वो उसके लिए रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। टग ऑफ वार गेम में जो आपका टीम जीतने वाली है उसके रेस्पेक्ट में जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उसके लिए पॉजिटिव वर्क डन हो गया। लेकिन टग ऑफ वार गेम में जो टीम हारने वाली है उसके रेस्पेक्ट में जिधर वो फोर्स लगा रहा है उससे अपोजिट डिस्प्लेस हो रहा है, तभी वो हारी है। तुम्हारा थीटा 180 होने की वजह से नेगेटिव हो गया वर्क डन। एग्जांपल ये भी बना सकते हो आप आर्म रेसलिंग का, कि आर्म रेसलिंग में जो जीतने वाला है तो वो जिधर फोर्स लगा रहा होगा उधर ही डिस्प्लेस हो गया होगा। फोर्स किस पे लगा रहा होगा, दूसरी टीम के पर्सन के हाथ,
ठीक है ना, मैं जिससे पंजा लड़ा रहा हूँ उसके हाथ पे फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, जिधर फोर्स लगाया उधर डिस्प्लेस कर दूंगा तभी तो जीतूंगा, पॉजिटिव हुआ मेरे लिए। लेकिन कौन है, तो जो हार रहा है वो जिधर फोर्स लगा रहा है वो मेरे हाथ पे फोर्स लगाना होगा, लेकिन मुझे नहीं आ पा रहा है, मतलब वो मेरा हाथ नहीं गिरा पा रहा है, उसका उल्टा अपना हाथ गिर रहा है, तो जिधर वो फोर्स लगा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में उसका हाथ गिरा, तो वो नेगेटिव। ठीक है, एक एग्जांपल हम बात करते हैं किसकी, एक एग्जांपल मैं लिखवा देता हूं, आपको लिखिएगा, फॉर एग्जांपल करके लिख लीजिएगा। आपने पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, कि जब हम कहीं किसी सरफेस पे चलते हैं तो वो सरफेस हमारे डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर क्या लगा रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो देख लो हम सरफेस पे चल रहे हैं, मैं अगर इधर चल रहा हूं तो ये सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा रहा है, अपोजिट, मैं इधर जा रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लग रही है, नहीं लग रही, तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है पीछे, लेकिन मैं जहां आगे रहा हूं तो वर्क डन तो आगे हो रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है पीछे, तो कितना एंगल हो गया दोनों के बीच में, 180। ये भी एक किसका एग्जांपल हो गया, नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होता है, कौन, सरफेस, कहां पर, आपके ऊपर, आपके पैर, जिधर आप जा रहे हैं ठीक उससे बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली सरफेस से आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिलती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो आपको अपोजिट मिल रही है जहां आप आगे थे, ठीक है ना, अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको साउथ की तरफ मिल रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल लिखिए, फ्रिक्शनल फोर्स एक्स इन द डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स एक्स इन द डायरेक्शन opposite to the x in the direction opposite to the direction of displacement, x in the direction opposite to the direction of displacement, comma, so work done by friction will be, so work done by friction will be negative, work done by friction will be negative, है ना, हम फ्रिक्शन फोर्स हमें लगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमें, लेकिन हम जा तो रहे हैं ना आगे, ठीक है ना, मैं आगे चल रहा हूं इधर की तरफ, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे लग रहा था लेकिन वो मुझे पीछे ले जा थोड़ी पाया, मैं तो बिल्कुल उससे अपोजिट चल पाया ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो मुझ पे लग रही थी उससे वर्क डन हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, उसके फेवर में वर्क डन हो पाया, नहीं हो पाया, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी पीछे, मैं आगे चल दिया बिल्कुल, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन में कोई वर्क डन नहीं हुआ, उससे अपोजिट हुआ, तो दोनों के बीच में डायरेक्शन अपोजिट हो गई, 180 हो गई, तो वर्क डन नेगेटिव हो गया, रटने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ गया है। चलिए इससे थर्ड पार्ट लिख लेंगे, थर्ड पार्ट लिखेंगे कौन सा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू कितना ले लेंगे बेटा, 90 डिग्री, दैट इज when the force F and displacement S, तो आपका थीटा 90 डिग्री ले रहे हैं, यानी फोर्स जो लग रही है F और जो डिस्प्लेसमेंट है S, ठीक है, कैसी है वो, आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर समझते बेटा क्या होता है, एंगल कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे आप मान के चलिए कि फोर्स नीचे की तरफ लग रही है वेट की वजह से, और आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ठीक है, तो ये वो पुली वाला एग्जांपल जो मैं बना रहा था वो ही समझिए, पुली ने, या पुली छोड़ो, आपने अपने सिर पे कोई ऑब्जेक्ट उठाया हुआ है और आप उसे उठा के लेके चल रहे हैं, अपने सिर पे कोई ऑब्जेक्ट रखे आप चले जा रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ है, तो वेट की वजह से उस ऑब्जेक्ट का फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेस कैसा हो रहा है, वो किधर भी हो रहा है, आप किधर भी चल रहे हो, ठीक है ना, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, किधर भी जा रहे हो सिर पे रखकर आप किधर भी जाने लगो, उसको कोई मतलब, वेट तो उसका नीचे है ना, फोर्स तो नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, वो दोनों हमेशा कैसी है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, सोचो इस बात, इमेजिन करो या सिर पे कुछ रखते चलो,
पता चल जाएगा कि उस वेट के वजह से ऑब्जेक्ट के फोर्स तो लगातार नीचे ही है बिल्कुल, लेकिन आप जब चल रहे हो तो आप ऐसे ऐसे तो करके चल नहीं रहे होंगे, चलोगे आप नॉर्मल सीधा चलोगे ना, तो जब सीधा चलोगे तो आपका क्या होगा, जो फोर्स है वो लगातार नीचे चल रहा है और डायरेक्शन हमेशा क्या बन रही है, 90 डिग्री बन रही है, किसके साथ, फोर्स के साथ, ठीक है। तो आपका थीटा 90 डिग्री हो जाना है। तो जब थीटा 90 डिग्री हो जाना है बच्चे, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ कहानी, वर्कडन क्या मिलने वाली है बेटा, यहाँ वर्कडन इज 0, तो वर्कडन आपकी क्या होने वाला है 0। क्यों 0 हो जाता है वर्कडन बेटा यहाँ पे, क्योंकि एफएस cos 90 लगेगा और cos 90 कितना होता है 0, cos 90 ना 0 होगा, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो W क्या हो गया यहाँ पर, cos 90 0, मैं लिखवा देता हूँ और भी अभी, cos 90 क्या होता है 0, ये और रिमेनिंग हो गया ना नीचे वाला पार्ट। तो बच्चे एग्जांपल लिख लेंगे इसका, फॉर एग्जांपल एक पुली कैरिंग एक पुली, COOLIE पुली, पुली पुली नहीं देखी तुमने, गोविंदा वाली देखना, वरुण धवन वाली तुम देख, पापा, हाँ वही है, वरुण धवन तो मतलब वरुण धवन एक चाइनीज कॉपी है, वो भी चाइना भी फर्जी वाला, एक तो चाइनीज खुद फर्जी होता है, उसमें भी चाइना में भी और फर्जी बना है। आप किसी को इसका फैन हो, अच्छी बात, वो मतलब सुंदर बच्चा है। चलिए एक कूली कैरिंग, एक कूली, कुछ कुछ मूवी तो अच्छी है मतलब बहुत अच्छी लगती है। तो एक कूली कैरिंग लोड ऑन हिज हेड, लोड मतलब कोई भी वेट अपने सिर पे कैरी कर रहा है, in this case comma gravitational force is, in this case comma gravitational force is acting vertically downward, gravitational force is acting vertically downward, ब्रैकेट में लिख लेना, वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों हो रहा है बेटा फोर्स, इस वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड है फोर्स, ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से, यार ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम कह रहे हैं नीचे एक्ट हो रहा है वर्टिकली, लेकिन क्यों हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, तो ब्रैकेट में लिख लेना बिकॉज ऑफ वेट ऑफ लोड, वेट की स्पेलिंग ठीक लिखना बेटा, WEIGHT वाला वेट लिखना, कभी किसी का इंतजार वाला वेट लिखना, ठीक है, वेट ऑफ लोड, ब्रैकेट क्लोज करा, एंड डिस्प्लेसमेंट इज along horizontal direction, along horizontal direction, तो मैं डायग्राम बनाऊंगा दोबारा से, आप उसे ड्रॉ कर लेना। तो along horizontal direction, that is force and displacement are, that is force and displacement are that is force and displacement are perpendicular to each other,
फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना सो इन दिस केस, so in this case work is वर्क लिखो, in this case work done by gravitational force is 0. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। तो अब ये थोड़ा क्लीन, नीट एंड क्लीन बना लिया मैंने डायग्राम। तो ये आपका कोई पर्सन है, ठीक है ना, इसने अपने सिर पे अपने ओवरहेड कोई लोड कैरी किया हुआ है, उसके वेट की वजह से नीचे फोर्स आ रहा है और हमेशा कांस्टेंट रखा हुआ है ऐसे, और से लेके चल रहा है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि फिर वो डिस्प्लेसमेंट अलग तरह से हो जाएगा, तो वो अपना सिर पे रखा हुआ है कांस्टेंटली और चले जा रहा है एक हाइट पर रखते हुए। तो आपके लगातार वेट की वजह से नीचे फोर्स एक्ट हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये जो सिर पे रखा हुआ है ये तो आगे पीछे कैसे भी मूव करे, चाहे आगे जाए, पीछे जाए, टेढ़ा चले, साइड में चले, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और जो फोर्स की डायरेक्शन है, उनमें लगातार एंगल क्या रहने वाला है, 90। नहीं समझ रही बात को? ये अगर नीचे की तरफ फोर्स है, मैं मार्कर से कर, नीचे की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है, अब जो ऑब्जेक्ट ऊपर है उस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो ये है। अब आप इधर जा रहे हैं, चाहे इधर जा रहे हैं, चाहे किधर भी जा रहे हैं, आप दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, नीचे। तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है लगातार। आप चाहे इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आगे पीछे कैसे भी जा रहे हैं, तो लगातार एंगल कितना है, 90। और cos 90 क्या होता है आपका, 0। तो वर्क डन क्या हो गया इसके थ्रू। तो आप ये कहेंगे पुलिस से कि आपने तो कोई वर्क डन किया ही नहीं, फिजिक्स के हिसाब से पैसे क्यों लें, हम आपको पैसे क्यों दें। तो यहाँ वर्क डन बाय कूली नहीं देखा जा रहा, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है भाई। कभी कूली से लड़ने बैठ जाओ फिजिक्स के हिसाब से, पढ़ा लिखा निकला ना, मारेगा पकड़ के। एक तो मतलब अनपढ़ है, ऊपर से फालतू बकवास कर रहा है मेरे से। पढ़ा लिखा निकल गया कूली, 9th पास और सही से कर रखी उसने, तो पढ़े लिखे होते हैं, हालांकि मजबूरी में कोई कर रहा होता है, ठीक है ना। और ठीक ठाक पढ़ा लिखा हुआ, उसे पता हुआ तो आप पीट देगा पकड़ के, पैसे और छीन लेगा सारे, अगर ज्यादा मेरे जैसा हुआ तो, ठीक है। हाँ, जब गुस्सा आएगा ना कि मैं काम करूं, पैसे दे नहीं रहा, बकवास और कर रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, तो सारी नलायकी कर रहा है। तो भाई ये ऑब्जेक्ट का वर्क डन की बात चल रही है, ये तो काम कर ही रहा है ना, लेके जा रहा है उसे। बात इसके वर्क डन की चल रही है कि ऑब्जेक्ट का वेट की वजह से फोर्स नीचे हो रहा है और ये डिस्प्लेस इधर हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट 0 है, वर्क डन बाय कूली 0 नहीं है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ऐसी बातें मत करना जाके कूली से, कूल देगा तुम्हें। वो कहेगा हमारे साथ ही आ जा। चलिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थीटा और ये लिख देते हैं कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू अलग अलग लिख लेते हैं कुछ कुछ, और वो वैल्यूज नोट कर लीजिएगा। 0 डिग्री पे पढ़ लेते हैं, 30 डिग्री पे पढ़ लेते हैं, 60 डिग्री पढ़ लेते हैं, 45 की जरूरत नहीं है हमें, 90 डिग्री पढ़ लेते हैं, 120 डिग्री पढ़ लेते हैं और 180 पढ़ लेते हैं, ठीक है। 45 भी बताऊं यार, तो cos 0 कितना होगा 1, cos 30, cos 60, cos 45 पूछते हैं तो 1/√2 होता है, बता दूं क्या वो भी, बताऊं क्या, चल छोड़, 45 भी पूछे, 90, 0, 120 माइनस 1/2 और 180 माइनस 45 वाला वर्ग भी बता रहा हूं, अगर काम आ जाए कहीं 1/√2। अलग अलग एंगल पे cos थीटा की वैल्यू cos 0 1 होता, पढ़ लिया, cos 30 नहीं पढ़ा था, तो ये √3/2 cos 60, 1/2 cos 90, 0 cos 120 माइनस 1/2 cos 180 माइनस, तो तीन तो यूज हुई है, 0, 90 और 180, तो cos 0 1, cos 90 0, cos 180 माइनस। बाकी आप याद कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी
आप क्या है भैया, अगर cos 20 दे दिया उन्होंने, फिर मतलब 20 डिग्री के एंगल कह दिया, फिर क्या करेंगे? या 35 कह दिया, ऐसे अजीब से दे दिया एंगल, तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि ये चीज तो आप 10th में भी नहीं सीखोगे। जो अलग अलग एंगल है ना अजीब से, cos 35, 39, 21, ऐसे एंगल्स की वैल्यू निकालना आप हायर क्लास की मैथमेटिक्स में सीखते हैं, जो आप सीख जाओगे हायर क्लास, अभी नहीं है। अगर ऐसा एंगल दिया ना अभी उन्होंने, तो पक्का वैल्यू गिवन देंगे। सपोज 21 डिग्री कह दिया कि 21 डिग्री है एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो आपको फॉर्मूले में यूज करना पड़ेगा cos 21, तो गिवन पक्का होगा क्वेश्चन में cos 21 इतना। कोई अजीब से एंगल होंगे तो उसके cos 21 की, cos 35 या जो भी अजीब से एंगल होगा उसका जरूर वैल्यू देते, इनका आप याद रखो, ठीक है। तो इतना हो गया है, तो आगे चलें। आगे आपको हेडिंग डालनी है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होनी चाहिए एसआई यूनिट वर्क की बेटा? अगर आप फॉर्मूले के ऊपर बात करें तो बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया, फॉर्मूला आपने पढ़ा है बेटा एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा तो चलो एंगल है, उसका तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें एफ इज अ फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई में उसके साथ, तो डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर। तो बच्चे ने ठीक बोला कि ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर है, और वर्क डन है एफ इंटू एस। कोस थीटा से कोई यूनिट मिलती नहीं है यहाँ पे, तो एफ इंटू एस से यूनिट मिलती है। तो एफ फोर्स आपका न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में, तो न्यूटन मीटर क्या होगी इसकी? एस आई यूनिट। तो आपने हेडिंग डाली बच्चे एस आई यूनिट ऑफ, तो हम लिख लेंगे इसे, एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। जैसे आप सिंबल में लिखोगे तो बेटा कैसे लिखोगे? एम, न्यूटन के लिए एम, ये बीच में डैश लगाना कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि न्यूटन और मीटर मल्टीप्लाई में है ना, मतलब न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई में का मतलब है वर्क आपने पढ़ा है एफ एस कोस थीटा, तो एफ न्यूटन हो गया, मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो गया, तो न्यूटन मीटर के बीच में ये हाइफन लगा लो या मत लगाओ, सिंपली ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक, अब और क्या हो सकती है यूनिट? जूल, तो हम इसे लिख लेते हैं, और करके लिख लो इसे, कि और क्या लिख सकते हो उसे? जूल, और क्या लिख सकते हो? जूल, ठीक है। और हाँ, ऐसा यूनिट ही पूछ रहा हूं, न्यूटन मीटर हो गया फॉर्मूले के हिसाब से, जूल एनर्जी या वर्क डन की यूनिट होती ही है, एनर्जी की भी जूल होती है, वर्क डन की भी ऐसा यूनिट जूल हो सकती है। और हाँ, उसे इस हिसाब से सोचिए, क्योंकि फोर्स आपका होता है मास mg, है ना, एस फोर्स का, ये भी बोल सकता है। तो मास को किलोग्राम में ले रहे हैं, ठीक है ना, मास को किलोग्राम में ले लो, ठीक है। तो अगर मैं मास को किलोग्राम में ले लूं, और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर में है एक और, तो क्या यूनिट हो गई? इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो न्यूटन मीटर कैसे हुई यूनिट इसकी? फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गई। एक यूनिट होती है इसकी जूल। अब इसे ऐसे मत स्लैश मत करो जिससे पता चला कंफ्यूजन हो गया, तो न्यूटन मीटर लिख लिया, और एक ये हो सकती है, और क्या हो सकता है, ये ऐसे लिख लो जूल। 3 यूनिट्स हो गई, अलग अलग तरीके से सोचना, न्यूटन मीटर फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से एक ये हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ये साइंटिस्ट के ऑनर पे है जूल, ठीक है ना, साइंटिस्ट है एक जूल, उनके ऑनर में ये यूनिट का नाम रख दिया गया, वर्क डन की और एनर्जी की दोनों, वर्क डन की भी यूनिट जूल और आपकी एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल, ये साइंटिस्ट के ऑनर में रख दिया गया। ये 2 यूनिट ऊपर वाली फॉर्मूले के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए, रटनी नहीं है ये, कोई इनको रट रहा है तो बेटा बेवकूफी कर रहा है, ठीक है। क्यों सौरभ कर रहे हैं ना बेवकूफी, अगर रटेंगे तो। सौरभ कह रहा है यार नाइन्थ को तो जाएगी अपनी इनकी एनर्जी वेस्ट कर, सौरभ
पता नहीं, पढ़ते रहो जब तक मीटिंग एंड होगी, तब तो छोड़ेंगे आज, मैथ का ट्यूशन थोड़ी है। चलो, तो न्यूटन मीटर फॉर्मूले के हिसाब से हो गया, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी फॉर्मूले के हिसाब से होगा। फॉर्मूला खोल लिया मैंने एफ का, m इंटू जी, m की यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल साइंटिस्ट के होना। तो 3 यूनिट्स हमारे पास आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, और एक 3 यूनिट हो गई, है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, हाँ जी, एक दीदी बाहर बैठी, पढ़ो आगे। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होगी बेटा? कैलोरी। कैलोरी, कौन है कैलोरी? नहीं, वो सीजीएस यूनिट नहीं है बच्चे, कैलोरी, ठीक है। आर्ग होती है सीजीएस यूनिट, आर्ग, ERG, आर्ग। हाँ, वर्क की भी तो यही है, सेम है दो, ठीक है। तो आप समझिए, ऐसा ही, और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो आपका लेंथ नापोगे तो सेंटीमीटर में, मास को लोगे तो ग्राम में, टाइम को सेकंड, ये है आपकी सीजीएस, ठीक है। तो क्या यूनिट हो जाएगी बेटा इसकी सीजीएस यूनिट वर्क की? तो हाँ जी, एक तो इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा डाइन, भाई न्यूटन की जगह क्या लेंगे? डाइन, क्योंकि फोर्स की ऐसा यूनिट तो न्यूटन की सीजीएस यूनिट डाइन भी, ठीक है। तो डाइन, और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर है, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर हो गई एक तो, ठीक है। या फिर एक क्या हो जाती है इसकी अर्ग, ERG अर्ग बोल देते हैं, ठीक है। और एक यूनिट क्या हो जाती है इस हिसाब से सोच लो, किलोग्राम की जगह ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 3 यूनिट इसकी हो गई। भाई न्यूटन फोर्स की ऐसा यूनिट है, लेकिन डायन फोर्स की सीजीएस यूनिट है। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर है, लेकिन सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, तो डायन सेंटीमीटर हो गया। जैसे इसे जूल कह देते हैं, एक इसे क्या बोल देते हैं? अर्ग। ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर निकला ऐसा यूनिट के हिसाब से, तो सीजीएस यूनिट के हिसाब से ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर निकल गया। ये कितना आसान है, हार्ड है क्या? तो आप ये कह सकते हो कि भैया 1 न्यूटन मीटर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं भैया, भैया ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 जूल, ये कहना चाह रहे हैं। और ऐसे यहां पर भी कहना चाह रहे हैं कि 1 डायन सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अर्थ इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर, तो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये रटेंगे तो यार भूल जाएंगे बहुत जल्दी, और पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं पड़ेगा। समझ लेंगे तो अब से, जब तक भी साइंस आप एटलीस्ट 12 तक पढ़ रहे हैं, जितना भी, वो आपको याद है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, देखो ऐसे। नेक्स्ट टेस्ट 13 में है हमारा केमिस्ट्री, असाइनमेंट भेज दूं आज, असाइनमेंट भेजता हूँ केमिस्ट्री, अब भूल जाऊं तो याद दिला दूं। आपको महेश्वरी, आपको रिस्पांसिबिलिटी मैसेज कर दीजिएगा जाते ही। केमिस्ट्री का असाइनमेंट दिया जाएगा आपको, ठीक है।